All right, everyone. Let's start AS level multiple choice question, October-November 2024, variance 11. Question number 1. In this question, Q is used to represent a halogen atom. So halogen atom, fluorine, chlorine, bromine, iodine, कोई सा भी हो सकता है. Magnesium and calcium each form a compound with chlorine and compound with bromine. So आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है कैल्शियम. ओके, so when we move from top to bottom in a group, ionization energy decreases, which means it has high first ionization energy and it has lower first ionization energy. One of these compounds contain element in group 2 with a higher first ionization energy. So that is magnesium, obviously. The element in group 17 with a higher bond energy value. So by the way, we have fluorine, bromine, and iodine. Fluorine is an exceptional case, and you know the reason we have done this in class. इसकी bond energy होती है 155 kilojoules per mole, relatively lower than other halogens. Whereas trend में इन तीनों को देखा जाता है, naturally इन तीनों को देखेंगे हम, और इन तीनों में इसकी bond energy जो है वो higher है, और इसकी जो bond energy है वो lower है. So अगर एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि हायर बॉन्ड एनर्जी है, सो अगर एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि हायर बॉन्ड एनर्जी है, राइट, तो इसका मतलब इट हैज टू बी क्लोरीन. सो इफ इट हैज टू बी क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पर भी है, क्लोरीन यहां पर भी है. ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि ब्रोमीन तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी लोअर होती है. ऑलराइट, सो हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखना है एंड हायर बॉन्ड एनर्जी वैल्यू देखनी है. अब हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की होती है, तो ये मैग्नीशियम है आपके पास, ये भी मैग्नीशियम है. ऑब्वियसली इन दोनों पे चेक्स लग गया, इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑब्वियसली ये गलत है, इसकी बॉन्ड एनर्जी लोअर होती है, ये भी गलत है, इसकी बॉन्ड एनर्जी लोअर होती है. So that's a very easy question. Compound X contain two elements Y and Z. Element Y is in period 2 of the periodic table. If it isn't found in period 2, in one atom of element Y, P subshell has all three orbitals occupied. Okay, only one of these three orbital is fully occupied. ये बहुत important statement है. So this must be oxygen atom, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये बनेगा 1s2, 2s2 एंड 2p4. और आप नोट करें कि इसके पास 3 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं पी सब शेल में, राइट, और इसमें से एक ऐसा पी ऑर्बिटल है जो कि फुली ऑक्यूपाइड है, वो ये है. सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल है, पीरियड 2. ओके, सो ऑक्सीजन इज बेस एलिमेंट Y इज बेसिकली ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. नेक्स्ट देखते हैं. Element Z is in period 3 of the periodic table. In one atom of element Z, P subshell has only 2 orbitals occupied. What is the formula of compound X? 2 orbitals, period 3 का element है.
सो अगर एग्जामिनर कह रहे हैं पीरियड 3, तो इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें कार्बन है, ये पीरियड 2 का एलिमेंट है, सही है। ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये भी पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये भी पीरियड 3 का एलिमेंट है, राइट। और ये पीरियड 3 का है, ये रॉन्ग, ये भी पीरियड 3 का है, ये भी रॉन्ग। तो ऑब्वियसली ए रॉन्ग हो गया, ऑब्वियसली बी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्लोरीन इसलिए गलत है क्योंकि क्लोरीन जो है वो पीरियड 3 का एलिमेंट है, जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं एलिमेंट वाई जिसमें एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। आई थिंक वी शुड गो फॉर द सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये नियॉन आ गया शॉर्ट फॉर्म में, इसके बाद है आपके पास 3s2, एंड देन फिर इसके बाद है आपके पास 3p2। अब आप नोट करें, जो p सब शेल है उसमें से दो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, राइट। सो इसका मतलब जो एलिमेंट Z है आपका वो सिलिकॉन है, जबकि एलिमेंट Y जो है वो ऑक्सीजन है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, व्हिच इज व्हाई C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Glauber's salt contain crystals of hydrated sodium sulfate which can be used for the manufacture of detergents. When a sample of globular salt was heated, 1.91 gram of water was removed, leaving 1.51 gram of anhydrous sodium sulfate. What is the value of X in this salt? Okay. So first of all, let's take out the MR of this anhydrous compound. 23 times 2 plus 32 plus 16 times 4 is going to be 142. So first of all, let me take out the moles of sodium sulfate. One point 51 divided by 142, 0.01063 moles. Similarly, we can take out the moles of water. 1.91 divided by 18 is going to be 1.106 moles. Oh my goodness, oh my goodness, hold on. कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ हो रही है। It's 1.91 divided by 18. अब सही है, 0.10611 moles. Take out the simplest ratio. सोडियम सल्फेट के मोल्स हैं 0.0106 मोल्स, वाटर के हैं 0.10611 moles. Obviously, this one is the least value. It will divide on both the side. So you will get 1. अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.0106 से, 0.1 divided by 0.0106, so it's going to be 10.0. That means its formula is going to be sodium sulfate dot 10H2O. So value of X is basically 10, and therefore C is going to be the right answer. Which contain the greatest number of named particles. Okay. So we know the volume. रूम कंडीशन है हमारे पास। So हम ऑप्शन ए के लिए वर्किंग कर देते हैं यहाँ पे। 6 को डिवाइड करें 24 से तो मोल्स आ जाएंगे।
जो मोल्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 से, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। बी के लिए भी इसी तरह से करें, 6.0 ग्राम है, इसको डिवाइड करें 44 से, विच इज एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स आएंगे, इन मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 से। ऑप्शन सी के लिए भी इसी तरह से वर्किंग करेंगे, 6.0 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, विच इज द मास ऑफ मैग्नीशियम, एआर ऑफ मैग्नीशियम। यू विल गेट मोल्स, मोल्स जो भी आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 से। लास्ट ऑप्शन डी, 6 को डिवाइड कर दीजिए आप 18 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 से। So let me take out the values. 6 divided by 24 into 6.02 times 10 to the power 23. So ये हो जाएगा आपके पास 1.505 into 10 to the power 23, right? तो हो जाएगा 6 divided by 24, oh sorry, 6 divided by 44 into 6.02 times 10 to the power 23. So it's basically 8.209 into 10 to the power 22. ऑप्शन सी आप नोट करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, यस यस सही किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1.505 into 10 to the power 23। ऑब्वियसली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए दोनों गलत, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है, तो जाहिर सी बात है दो आंसर सेम हो नहीं सकते एक ऑप्शन के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट डी। 6 को डिवाइड करें 18 से into 6.02 times 10 to the power 23, it's going to be 2.00 into 10 to the power 23. Now competition exists between B and D. आप नोट करें, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, लेकिन ये वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब दिस वैल्यू is the greatest number. Right answer is going to be D. Question 5. Phosphorus form compounds with hydrogen called phosphine. This compound can react with a hydrogen ion. When phosphine, which is PH3, reacts with hydrogen ion, obviously it will turn to PH4, right, plus. And whenever this reaction takes place, dative bond is formed, which is also called coordinate covalent bond. What type of interaction occurs between phosphine and hydrogen ion? Obviously a dative bond. So dative bond, obviously A is going to be the right answer. Question number 6. The graph shows trend in 4 physical properties of element in period 3 excluding argon. Which graph has electron negativity on y-axis? By the way, this graph shows the melting point of period 3 element. This graph shows the atomic radius of period 3 element, because across the period atomic radius decreases. This option C represents the first ionization energy of period 3 elements. So obviously we are looking for the electron negativity. Obviously on the basis of that I conclude A, B and C ये तीनों गलत हैं. Obviously D is going to be the right answer. एक और चीज याद रखिएगा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 0.9, मैग्नीशियम इज 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 and then 2.5 and then 3.0. So ये period 2 element की electron negativity values हैं. On the basis of that we conclude that across the period electron negativity value increases. So electron negativity values across the period increases, which is why D is going to be the right answer. एक और बात, अगर ये डेटा बुकलेट में गिवन नहीं, डेटा बुकलेट अब मिलती भी नहीं है और ये डेटा टेबल में भी नहीं मिलेगी आपको, इसका मतलब यू नीड टू लर्न दीज वैल्यूज. ठीक है. Question 7. The element tin exists in two forms, gray tin and white tin. By the way, both are allotropes of tin. Okay.
some properties of gray tin and white tin are shown. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं. ग्रे टिन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ना सॉलिड ना लिक्विड, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड और सॉलिड दोनों में एग्जिस्ट कर रही है. इसका मतलब दिस व्हाइट टिन इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स मेटालिक एंड सो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये जॉइंट मेटालिक होगा. एंड ऑब्वियसली ये मैलिएबल भी है. सो ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, व्हिच इज व्हाई ये मेटालिक होगा. एंड ऑब्वियसली जॉइंट मेटालिक बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ये जॉइंट स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड, इसका मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है. और ब्रिटल कह रहा है, इसका मतलब ये कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. सो अगर ये कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें ये देखना चाहिए कि किस पैटर्न के ऊपर ये सारी डिस्कशन होगी. अब सो जॉइंट मेटालिक है हमारे पास और जॉइंट कोवलेंट होगा हमारे पास. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ऑब्वियसली जॉइंट आयनिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जॉइंट आयनिक होता तो जाहिर सी बात है लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता. सही है. व्हिच मींस ये भी गलत है और ये भी गलत है, व्हिच इज व्हाई सी और डी ऑप्शन गलत. जॉइंट आयनिक अगर होता तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता. वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी गलत. क्वेश्चन 8. विच सॉलिड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस. आप सब जानते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है, इसका जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. और इसका सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, which means A, B and C absolutely incorrect, and therefore D is going to be the right answer. My goodness, calculation. Oh, the standard enthalpy change of combustion of carbon is this. The standard enthalpy change of combustion of hydrogen is given. The standard enthalpy change of formation of butane is also given. Standard enthalpy change of combustion of butane we need to find out. और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10. सो हमारे पास C4H10 है. It has 4 carbon atom. It has 5 hydrogen atom. सही है. And this value is already given, which is minus 129. Combustion का data given है तो arrow downward according to my lecture. कार्बन की कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. हाइड्रोजन की कंबशन करेंगे तो वाटर बनेगा. ब्यूटेन की कंबशन करेंगे ये दोनों बन जाएंगे. और बाय द वे जब कंबशन होती है तो ऑक्सीजन शो नहीं की जाती. ठीक है. कार्बन की कंबशन वैल्यू इज गिवन, व्हिच इज माइनस 394. इक्वेशन में हमारे पास 4 मोल्स हैं, व्हिच इज बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहां जो मोल्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं. हाइड्रोजन की वैल्यू इज 286 मल्टीप्लाई बाय 5. ब्यूटेन की कंबशन वैल्यू इज वी नीड टू फाइंड आउट, व्हिच इज x. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बनाइए. इन दोनों वैल्यूज को मैं प्लस कंसीडर करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को मैं माइनस कंसीडर करूंगा, इक्वल्स टू 0 कर लूंगा. सो ये देगा माइनस 129 प्लस x माइनस 394 टाइम्स 4 minus 286 times 5 equals to 0. And we need to find out the value of x. So the value of x is basically minus 2877 kilojoules per mole
and so B is going to be the right option. Next, question number 10. 3 processes are described. आप जानते हैं ये एसिड है, ये अल्कली है, दोनों मिलकर बना रहे हैं वाटर, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ये कंबशन ऑफ मीथेन है, एंड कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. आप नोट करें, ये गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसका मतलब इट इज कंडेंसेशन, and condensation is always exothermic, which is negative. Which statement is correct? None of the processes have a positive enthalpy change. Obviously, बिल्कुल सही बात है, तीनों exothermic है, तीनों का negative sign है, so obviously A is going to be the right answer. By the way, तीनों exothermic हैं, तो positive तो नहीं हो सकती, negative ही होंगी. Question number 11. In alkaline solution, MnO4 negative oxidize sulfide ions to sulfate ions. The MnO4 negative ions are reduced to MnO2. What is the ratio of the two ions in the balanced chemical equation for this reaction? So let me apply ion electron rule. MnO4 is converting into MnO2. हम सब जानते हैं कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो टेक्निकली मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल अप्लाई करूंगा. We have 4 hydrogen atoms here. I'll put 4 hydrogen ions. यहां पर चार्ज है 4 प्लस एंड -1 3 प्लस, तो यहां चार्ज है 0. सो 3 प्लस 0 हो जाए, इसके लिए मैं यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज करूंगा. ये मैंने हाफ इक्वेशन सॉल्व कर लिए. नाउ आई एम गोना सॉल्व सल्फाइड आयंस. इट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट आयंस. सल्फर ऑन बोथ द साइड इज 1 मोल. यहां पर 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 1 वाटर मॉलिक्यूल. We have 2 hydrogen atoms here, तो obviously हम यहाँ पर 2 hydrogen ions यूज करेंगे. Over here the charge is 2 minus, तो obviously यहाँ पर भी charge 2 minus हो जाए, which is why I'm gonna put 2 here. Now we need to balance the number of electrons in order to cancel out. So मैं इस equation को technically multiply कर लेता हूँ 2 से, और मैं इस equation को multiply कर लेता हूँ 3 से. On the basis of that, number of electrons balance cancel हो जाएंगे. ये 8 हाइड्रोजन आयंस 6 हाइड्रोजन आयंस से कैंसिल होंगे, 3 वाटर 2 वाटर से कैंसिल होंगे, तो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 सल्फाइड आयंस प्लस not plus anymore arrow 2 MnO2 plus H2O plus 3 sulfate ions. So examiner is looking for the ratio of the two ions. ये रेशियो है. MnO4 नेगेटिव कितना है 2 मोल्स, और सल्फाइड आयंस कितने हैं 3 मोल्स. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. वैसे आपको इक्वेशन बनाने की पूरी जरूरत नहीं है, बस आपको ये 2 चीजें चाहिए, आपने आंसर निकाल लेना था. लेकिन ऑब्वियसली बेटा, अगर वो यहाँ आपसे सिर्फ 2 आयंस पूछा, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करवा ले और ऑप्शन पूछ ले आपसे. ठीक है, सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है इन तमाम क्वेश्चंस के लिए. Lithium reacts with nitrogen at room temperature to form lithium nitride. That's very important point. The lithium and nitrogen, they can react together to give lithium nitride. Oh my goodness. 3 vessels of equal volume are connected by tap 1 and tap 2 as shown. At the start, tap 1 and tap 2 are closed. The left hand vessel is evacuated. Evacuated means जितनी air है, जितनी gases है, वो सब remove कर दिए यहाँ से. ठीक है. The middle vessel has the included indicated reaction at equilibrium, and the right hand vessel contain lithium only. Which action would allow the equilibrium mixture to contain the most ammonia? अच्छा, मेरी बात गौर से सुने. हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी से. वो कह रहे हैं ओपन टैप 2. यार अगर मैं इस टैप को ओपन करूंगा, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन जो है वो यहाँ ट्रांसफर होकर आएगा, इस लिथियम से रिएक्शन करेगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा. अब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन ने लिथियम से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लिया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो इस वेसल के अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा,
और इस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और जब रिएक्शन फेवर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो अमोनिया की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी, जबकि एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, सही। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी, ओपन टैप 1। भाई अगर मैं टैप 1 को ओपन कर दूंगा तो जाहिर सी बात है इस वेसल का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। So if you open the tap 1, it lowers the pressure. And if it lowers the pressure, so obviously equilibrium favors towards left hand side. Again ammonia की yield कम हो जाएगी। Okay. Now the next is obviously ये C भी गलत हो गया क्योंकि अमोनिया की yield कम हो रही है। ओपन बोथ टैप 1 एंड टैप 2। भाई अगर टैप 1 और टैप 2 ओपन करने से yield, जाहिर सी बात है टैप 1 और टैप 2 दोनों गलत हो गए, तो अगर मैं दोनों टैप्स को एक साथ ओपन भी कर दूंगा तब भी बेटा गलत ही होगा ना। मतलब इन दोनों में से किसी भी टैप को ओपन करूंगा, रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, अमोनिया की यील्ड कमी होगी, which is why A is going to be the right answer. Question 13. When 0.2 moles of hydrogen gas and 0.15 mole of iodine gas are heated at 723 Kelvin until equilibrium is established, the equilibrium mixture contains 0.26 moles of hydrogen iodide. The equation for the reaction is shown. What is the correct expression for the equilibrium constant Kc? We have done this question in the class, I believe. या तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन किया या इस क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट किया, बट किया जरूर है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। ये हाइड्रोजन गैस है, रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड में। इनिशियल मोल्स गिवन है, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 0.2, आयोडीन के मोल्स हैं 0.15, और ये क्या होगा 0। इक्विलिब्रियम पर आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स अवेलेबल है 0.26। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिएक्टेड मोल्स, राइट। पॉइंट 2.6 को डिवाइड कीजिए 2 से, यू विल गेट 0.13 मोल्स। 2 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है। तो इसका मतलब जो रिएक्टेड अमाउंट है वो 0.13 मोल है आपका। सो अगर आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिटरमिन करने हैं एट इक्विलिब्रियम, सो ऑब्वियसली 0.2 मोल्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.13 मोल्स से, you will get 0.07 moles. Similarly, we need to find out the moles of iodine at equilibrium. Initial amount हमारे पास 0.15, उसमें से रिएक्ट हो गए 0.13, so remaining amount would be 0.02 moles. So ये 0.02 moles हो गए और ये हो गए 0.07 moles, right? Now I can find the value of Kc. तो ये हो जाएगा 0.26, क्योंकि इक्वेशन में 2 मोल्स है इसलिए पावर स्क्वायर ओवर 0.07, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02 से, तो 0.26 का स्क्वायर ये है, राइट, डिवाइडेड बाय 0.07 ये है, इनटू 0.02 ये है। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी सी। Question 14. In acidic condition, iodine reacts with propanol in substitution reaction. That's a very famous reaction which we usually perform in A2 chemistry, right? The kinetics of the reaction is investigated using a colorimeter. Colorimeter is also called spectrophotometer. Usually it is used to
determine the absorbance of colored solution. All right, and since iodine is brown in aqueous medium, which is why we can measure the absorbance. So iodine, the yellow-brown color of iodine fades to colorless, changing the absorbance of the solution. Known concentration of iodine are used to prepare the calibrated curve graph, and the absorbance is measured under the reaction proceeds. Anyway, what is the rate of reaction at 20 seconds? By the way, rate is equals to change in concentration over time taken. यही वो फॉर्मूला है जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ. अब जाहिर सी बात है 20 सेकंड्स की बात है, तो 20 सेकंड्स पे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, रिएक्शन तो स्टार्ट 0 पे स्टार्ट हुआ होगा, है ना. तो आप नोट करें, अगर टाइम 0 लिया हुआ है मैंने, तो उस पर एब्जॉर्बेंस कितनी है? 0.5. तो अगर एब्जॉर्बेंस 0.5 है, तो बताइए उस पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.25. So when time is 0, absorbance is 0.5, and its concentration is 0.25. और याद रखिएगा कि एग्जामिनर ने यहाँ पर 10 to the power -3 भी दिया हुआ है. So into 10 to the power -3 molar. Molar means mole per dm cube. Okay. तो जब टाइम आपका 20 सेकेंड्स हो जाएगा, तो जब टाइम आपका 20 सेकेंड्स हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बेंस इज 0.3. इस 0.3 एब्जॉर्बेंस पे नोट करें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास. 0.3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.15 into 10 to the power -3 molar. Okay, now I can find the rate by plugging the values in the formula. ये हो जाएगा 0.25 into 10 to the power -3 minus 0.15 into 10 to the power -3. ये change in concentration आ गई आपकी, divided by time. Time is 20 seconds. So 0.25 exponent -3 minus 0.15 exponent -3 is this, divided by 20. So answer is going to be 5 into 10 to the power -6 mole per dm cube. Second inverse, आप जानते हैं ना इसकी यूनिट मोल पर dm cube है, इसकी सेकंड. So right answer obviously is going to be an A. Oh god, question number 15. The diagram shows a Boltzmann distribution curve. The x's are not labeled. Point x and point y are points on the vertical axis. What is represented by both point x and y? According to my lecture, ये most probable energy है. So point y is most probable energy, यानी largest number of molecule with same energy, right? और ये जो point x है, ये technically आपका number of molecules with activation energy. The number of molecules with energy is equal to activation energy is this. The right answer obviously is an A. Question 16. What are the acid-base nature and structure of SO2? SO2 is basically acidic gas. It has a simple molecular structure and exhibit covalent bonding.
तो acidic and simple molecular. So right answer obviously is going to be B. Next, element X and Y are in period 3 of the periodic table. Element X is either phosphorus or sulfur. Element Y is either sodium or magnesium. ठीक है. Element X forms an oxide that reacts with water to give a solution containing aqueous ion. By the way, this must be sulfur, because when sulfur reacts with oxygen, it will turn to sulfur dioxide. और अगर मैं एक्सेस ऑक्सीजन यूज करूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब मैं वाटर में प्लेस करूंगा तो इट विल टर्न टू सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स सल्फेट आयंस, जिसके मुतालिक एग्जामिनर हमसे यहां बात कह रहे हैं. So this must be the sulfate ions, क्योंकि ये फॉर्मूला सल्फेट आयन ही का होता है. ये फॉर्मूला टेक्निकली किसका होता है? सल्फेट आयन का. क्योंकि ये सल्फेट आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दिस मस्ट बी सल्फर एंड दिस मस्ट बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, एंड दैट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स सल्फेट आयंस. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो एलिमेंट एक्स इज सल्फर. आगे चलते हैं. 1 mole of Y reacts with 1 mole of chlorine molecule. तो देखिएगा जरा, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं सोडियम क्लोराइड में. मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ बैलेंस करने के लिए, मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा. इन दोनों के दरमियान है रेशियो 2:1 का. लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम लूं और उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड में. एंड ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन करवाया तो पता चला रेशियो है 1:1. तो एग्जामिनर एग्जैक्टली मुझे यही कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ Y और 1 मोल ऑफ क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, यानी इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है 1:1 के रेशियो से. At the end of the reaction, all element Y and all the chlorine molecule has been used up. Obviously, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे in this ratio, तो ये बनेगा. तो इसका मतलब ये जो आपका Y है, ये मैग्नीशियम है. तो element X is sulfur, element Y is magnesium, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Q is semiconductor. According to my lecture, semiconductor जो है वो सिलिकॉन होता है, क्योंकि सिलिकॉन चिप्स में बनाते हैं ना, यूज करते हैं. The chloride of Q, so chloride of Q is going to be SiCl4, reacts with water to form white fumes of HCl and an acidic solution, and obviously SiO2 भी बनेगा. Which period 3 element is Q? So obviously silicon is the right answer. Question 19. V and W are 2 compounds. Each one contain different group 2 elements. A sample of each solid is added to water, shaken, and the pH of the resulting solution is measured. What could be the identity of V and W? By the way, this is a very high pH. That indicates strong alkaline solution. ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है ये बता देते हैं हम आपको भी. ये है वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स पीएच. ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं तो ये बन जाता है. ऑलराइट, ये वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा आपको,
ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा आपको। ना पॉइंट ये है कि मुझे कैसे पता चला कि जनाब हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने कह दिया है ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं और सॉलिड हैं, जब वाटर में ऐड करेंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे। तो इसका मतलब ये जो वी है आपका, ये बेरियम ऑक्साइड था, क्योंकि जब इस बेरियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट विल टर्न टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो डब्ल्यू है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्योंकि जब आप इसको वाटर में प्लेस करोगे तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड डाउन द ग्रुप solubility of group 2 hydroxides increases, इसका मतलब ये weak alkaline solution होगा, ये strong, and so C is going to be the right answer. Okay. अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया हूँ इसमें, इनफैक्ट ये वाला एरिया जरूरी भी नहीं है। आप नोट करें एग्जामिनर ने कहा कि ये जो वी है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और बेसिक रीजन ये है कि भाई ये सॉलिड होगा, और कह भी रहा है वो ओके ये दोनों के दोनों सॉलिड हैं, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यानी ये है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये एक्वस बन गया, ये कह रहे हैं। सिमिलरली जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो भी सॉलिड होगा, आप इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका समवॉट मिल्की सॉल्यूशन होगा। सही है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है। बहरहाल मेरा आंसर सही है, 19C एनालिसिस बिल्कुल सही की हुई है मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच आई गॉट द आंसर, ठीक है, बिकॉज मुझे याद थी पीएच वैल्यू जो मैंने आपको बताई हुई है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, compound L decomposes on heating, one of the product is gas M reacts with unburnt hydrocarbon to form PAN is basically photochemical smog। हाँ। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सी गैस M जो है वो रिएक्शन करती है, तो गैस M नीड्स टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड always comes when metal nitrate is decomposed on heating। So this is the wrong option because इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ही गलत है। दिस इज राइट। यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनाती, इसका फॉर्मूला भी गलत है। सो बेटा ए और डी गलत, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज गलत हैं। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी, सी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और बी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एंड ऑब्वियसली फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, व्हिच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 21, in reaction 1 concentrated sulfuric acid is added to potassium chloride, we have done this equation in the class, potassium chloride, so it will turn to potassium sulfate and HCl। okay, and the fumes produced are bubbled into aqueous potassium hydride solution। so अगर मैं जो फ्यूम्स है मेरे पास HCl के उनको पोटेशियम आयोडाइड के साथ
ट्रीट करवाऊंगा, सो नो रिएक्शन। ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, सो इट विल रिमेन कलरलेस। सही है। माय गुडनेस, दिस इज द फर्स्ट part in reaction to potassium chloride is dissolved in aqueous ammonia and this is then added to aqueous silver nitrate. So जाहिर सी बात है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर क्लोराइड में और पोटेशियम नाइट्रेट में। सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये रिएक्शन करेगा, ओह माय गुडनेस, ये रिएक्शन करेगा एक्वस अमोनिया के साथ। सो ये कन्वर्ट होगा AgNH3 टेकन टू Cl में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में वापस, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। यही होता है ना एक्वस अमोनिया के अंदर, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सो वापस कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। सो ये रिएक्शन 1 था और ये रिएक्शन 2 है, ठीक है। The table refers to hydrogen halides. Which row is correct? Okay, hydrogen halide. Thermal stability of hydrogen halides decreases down the group. So decreases down the group thermal stability. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब A और B दोनों गलत हो गए। ओके, एक और भी चीज बताई थी मैंने आपको, down the group reducing power of halide ions increases. So अगर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हैलाइड आयंस कैन इजीली ऑक्सीडाइज डाउन द ग्रुप, राइट? इजी टू ऑक्सीडाइज। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। बेटा आयोडाइड आयंस आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं आसानी से ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि उसका न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम है, क्योंकि उसका आयनिक रेडियस ज्यादा है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दी है कि फ्रॉम क्लोराइड टू एस्टेटाइट रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है बिकॉज आयनिक रेडियस इंक्रीज होने से न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वीक हो जाती है। जब अट्रैक्शन वीक होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर, सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इजीली। ओके, 7.5 gram of nitrogen monoxide, so I'll get the moles. So it's basically 0.25. Let me check one more time. 7.5 divided by 30 is going to be 0.25. Okay, and 7 gram of carbon monoxide. Get the moles of carbon monoxide. So 7.0 divided by 28, 0.25 moles. What is the total volume of the product gaseous measured at room condition? Okay, so first of all, equation थी 2NO plus 2CO converting into 2CO2 plus N2. So देखो इन तीनों का मोलर रेशियो सेम है, तो अगर आपने ये 0.25 कैलकुलेट किया है तो ये भी कितना होगा? 0.25। सही है। सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिटरमाइन करना चाहता हूं मैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ सिमिलर रेशियो मुझे मिल गए 0.25 इंटू 24 करूंगा मैं,
is going to be 6 DMQ. ओके, ऑन द अदर हैंड आप नोट करें कि ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है, तो इसका मतलब रेशो 2:1 का है। तो अगर आपने यहाँ पर 0.25 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो बताइए यहाँ कितने होंगे? तो हाफ हो जाएंगे ऑब्वियसली, मोल्स ऑफ N2 is going to be half, so 0.25 divided by 2 is going to be 0.125. वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं नाइट्रोजन का, तो 0.125 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 24 से, is going to be 3 DMQ. So total volume टेक्निकली मुझे गैसियस मिक्सचर से मिल रहा है 6 plus 3 is equals to 9 DMQ. So right answer is going to be C, 24. 3 statements about ammonia molecule and ammonium ions are given. In aqueous solution, ammonia molecules form coordinate bonds with hydroxide ions. By the way, हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ डेटिव बॉन्ड नहीं बनता, हाइड्रोजन आयंस के साथ बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमोनिया डोनर in the alkenes undergoes addition reaction. The right answer obviously B. That's a very straightforward question, guys. Compound Z has the molecular formula. Compound Z reacts with propane 1 mole in the presence of concentrated sulfuric acid. That indicates that whenever alcohol is treated with the compound in the presence of concentrated sulfuric acid, obviously an ester is formed. और आप नोट करेंगे सब एस्टर्स ही लिखे हुए हैं, इसका मतलब एस्टर उस वक्त बनेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन होगा। सो दिस कंपाउंड Z मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मुझे बता रहा है कि इट नीड्स टू बी एन एस्टर। So carboxylic acid and alcohol react together to give an ester. 3 compounds SD and U. Okay. By the way, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ब्यूटानोइक एसिड है, और ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है and propanol is basically CH3 CH2 CH2, वो क्या है प्रोपेन 1 मोल, तो दिस मस्ट बी, यहां से क्या जाएगा OH और यहां से क्या चला जाएगा H, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे वाटर, and as a result you will get an ester. So ester ये होगा CH3 CH2 CH2 CO O CH2 CH2 and CH3। अगर आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH2, ये CO हो गया, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। ओके, सो एसिड जो है वो ब्यूटानोइट आयन से आएगा और अल्कोहल जो है वो 3 कार्बन एटम से आएगा। ओह माय गुडनेस। ओके, सो ये देखिए, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड, ये है थर्ड। टेक्निकली ये जो स्ट्रक्चर है ये एसिड से मिल रहा है, और 3 कार्बन एटम का एसिड क्या होगा प्रोपानोइक एसिड, जबकि होना क्या चाहिए ब्यूटानोइक एसिड। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो हुआ रॉन्ग।
नोट कीजिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये टेक्निकली आपको मिल रहा है ब्यूटेन 1 से, जबकि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया हुआ था, प्रोपेन 1। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो जरा देखते हैं जनाब, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मुझे अल्कोहल से मिल रहा है, दैट इज प्रोपेन 1। आप नोट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा है, विच इज ब्यूटानोइड, ब्यूटानिक एसिड। सो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर टी है वो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, my goodness, 27, geraniol and nerol are isomers of each other, what type of isomerism is shown? पहली बात, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं है इसमें, और ज्योमेट्रिकल भी जुरानियोल में और इसमें दोनों में देखना है, तो जुरानियोल में तो नहीं है। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ऑप्टिकल नहीं है ना इसमें ना इसमें, क्योंकि कोई भी कार्बन एटम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये CH2CH2, ये CH2CH2, ये कार्बन के साथ CH3, ये डबल बॉन्ड CH। इसका मतलब इसमें चेंज भी नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ है। CH2OH इस कार्बन से अटैच है, तो भाई अभी भी CH2OH इसी कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब पोजिशनल भी नहीं है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी। अब ज्योमेट्रिकल क्यों है ये जरा देखिए। सो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ टेक्निकली 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, तो जब टेक्निकली 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिटरमिन करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को यूज करते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए। इसका मतलब डायगनली अटैच्ड है, ट्रांस, दोनों क्या हो जाएंगे, बी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए। इसका मतलब ये सिस आइसोमर हो जाएगा क्योंकि सेम साइड पर लगे हुए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, व्हिच इज व्हाई इट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दैट्स द रीजन। और ये कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया मैंने आपको। क्वेश्चन 28, which compound has greatest number of stereoisomers? भाई stereoisomers बोले तो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों देखना है। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करेंगे, हेक्स टू इन कह रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्स टू इन कह रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। इसको मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ तमाम ऑप्शंस में हेक्स टू ही है। अब वो कह रहे हैं 2 मिथाइल, यानी सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल लगा दो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल होगा ऑब्वियसली, ये CH, ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इन कार्बन एटम्स के पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। और दूसरी बात, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से किसी भी एक कार्बन एटम के साथ अगर 2 सिमिलर ग्रुप्स लग जाएं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी नहीं है। ऑप्शन बी, X2E, लेकिन थर्ड कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल है, 1, 2, 3,
सो ये H होगा, ये CH3 है, CH2, CH2, CH3। आप नोट करें, ये दो सिमिलर ग्रुप्स अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की सेम साइड पे लगेंगे तो सिस हो जाएगा, और जहां सिस होता है वहां ट्रांस भी होता है। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में मुझे सिस ट्रांस कह रहा है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेरियोइसोमर्स को पूछ रहा है। इसका मतलब मैं ऑप्शन बी को अभी आंसर करेक्ट कंसिडर नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन। थर्ड को देखो, इसमें भी हेक्स टू इन है, लिखा मैंने। इसमें फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर CH3 है। वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, तो आप नोट करें यहां पर सिस और ट्रांस बनेगा। आप नोट करें ये कायरल कार्बन एटम भी है, तो 2 टू द पावर 1 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनेंगे। सो टोटल आइसोमर्स यहां से कितने आ रहे हैं? 4, एक से एक ट्रांस और 2 ऑप्टिकल। सो C could be the right option, but let's talk about D also. हेक्स टू इन कह रहे हैं, और फिफ्थ कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल 1 2 3 4 5, ये मिथाइल। यानी यहां से 2 आइसोमर्स हैं, ये कार्य नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि यहां से भी 2 आइसोमर्स हैं, यहां से 4 हैं, और यहां से नन। इसका मतलब राइट आंसर इज C, बिकॉज उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स मिले हैं। ओके, विटामिन ए contain retinol. Use appropriate conditions. Acidified KMNO4 can be used to break this. भाई acidified KMNO4 is used to break this. याद रखिएगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसी वक्त ब्रेक होता है KMNO4 से जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 की कंडीशन यूज करते हैं। And whenever hot concentrated condition is used, either you will get carboxylic acid or you will get ketone. So right answer obviously is going to be D. The structure of limonene is shown. What are the numbers of moles of carbon dioxide and water produced when sample of limonene is completely combusted in oxygen? By the way, limonene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 carbon atoms हैं. Let me count hydrogens. 3 6 8 9 12 13 14 15 16 17. I repeat, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 हाइड्रोजन्स हैं. And 8 H2O. Examiner is looking for the moles of carbon dioxide. वो तो हमारे पास 10 है और 10 यहाँ पर है ही नहीं. सही है. एंड मोल्स ऑफ वाटर जो हमारे पास 8 है, और ऑब्वियसली 8 यहाँ पर सिर्फ एक ही है, लेकिन मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 10 नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम इनको हाफ कर लेते हैं, ये 5 मोल्स हो जाएंगे, और हम इनको भी इनको भी हाफ कर लेते हैं तो ये 4 मोल्स हो जाएंगे. यानी हम सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ जा रहे हैं. सही है, लीस्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं दोनों के मोल्स की. सो ये 5 हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा आपके पास. राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. Question 31. The reaction of chlorine with methane is carried out in the presence of light. What is the function of light? भाई, light undergoes homolytic fission. Light causes homolytic fission
to give free radicals स्पीशीज होती हैं। तमीज की केमिस्ट्री बोलूं तो न्यूट्रल एटम्स होते हैं because they don't have any charge. On the basis of that, right answer obviously is going to be B. अगर आपको याद हो, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं क्लोरीन रेडिकल्स में। When X is added to NaOH and heated under flux, propane 2-ol is made. So X क्या होना चाहिए? X होगा आपके पास 2-chlorobutane. 2-chlorobutane is your X. आप इसको NaOH से रिएक्शन करवाएंगे? My God, my bad. Hold on. Examiner is looking for pentane 2-ol. So इसका मतलब X is basically, hold on, 2-chloropentane. यार बहुत लेंथ हो जाएगी इक्वेशन। 3, 4 and 5 NaOH से रिएक्शन करवाइए। I can make the skeletal structure, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर लिया, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। otherwise I can make the skeletal structure. So ये बन जाएगा pentane 2-ol, जिसकी एग्जाम्पल बात भी कर रहे हैं आपसे। ठीक है, अब एग्जामिनर ये कह रहे हैं when organic product is made, which organic product is made when X is heated with a solution of KCN dissolved in ethanol. तो अगर ये X है आपके पास और आप उसको KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो Cl की जगह पे CN आ जाएगा, तो ऑब्वियसली D is going to be the right answer, right? यहां से Cl चला जाएगा, Cl की जगह पे CN आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं आपको, रुके हैं आप। CH3 CHBr, ओहो, Cl CH2, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएं इन एथेनॉल, अंडर हीट, ये CN है, राइट, 1 2 3 4 5। सो ये आपके पास सही है। बट ये बहुत पार्ट था कि भाई X क्या होना चाहिए, तो मैंने इससे जज किया है कि X क्या होना चाहिए। सिंस इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा सेकेंडरी अल्काइल हाइड से प्रोड्यूस होता है, मतलब दिस मस्ट बी सेकेंडरी अल्काइल हाइड, और क्योंकि ये पेंटेन 2-ol है तो इट मस्ट बी 2-chloropentane। एनीवे, 1-chlorobutane का फॉर्मूला है CH3 CH2 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 Cl। and 1-iodobutane, and this is 1-iodobutane, CH3 CH2 CH2 CH2I। बाय द वे ये भी 1 degree alkyl halide है, ये भी 1 degree alkyl halide है, and 1 degree alkyl halide always undergoes SN2 mechanism, right? So mechanism तो दोनों में SN2 का होगा। बट वो कह रहे हैं आपसे, या वो पूछ रहे हैं आपसे, which reaction has a greater rate under the same condition? ग्रेटर रेट किसमें होगा? जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। यहाँ पर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और ये बॉन्ड वीकर होता है। तो जो बॉन्ड वीकर होता है वो बहुत क्विकली रिएक्ट टूट जाता है, बहुत क्विकली रिएक्ट करता है। इसका मतलब 1-iodobutane reacts more quickly, and so D is going to be the right answer. Okay,
Compound Y reacts with alkaline aquacidine. When product of this reaction are acidified, a dicarboxylic acid is produced. My goodness. I need dicarboxylic acid from this compound Y by using this test. यार ये टेस्ट तो उसी वक्त होगा ना जब CH3 CH OH ग्रुप एक साथ होगा. The formula of the dicarboxylic acid is this, where R consists of one or more CH2 groups. Which compound is Y? वन बाय वन सब चेक करना पड़ेगा. ऑप्शन ए को देखिए. 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5. ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपने OH लगाया और ये फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर आपने OH लगाया. देखो ये तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा आपको क्योंकि CH3CO ग्रुप है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा. तो इसका मतलब यहां से तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा इस ग्रुप की वजह से या इस रिएजेंट की वजह से. इसका मतलब मुझे इस कंपाउंड से कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. फिर है आपके पास ऑप्शन बी, पेंटेन 1,5 1 2 3 4 5 1,5 ये हो जाएगा CH2OH 1 2 3 4 5. ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस. और ये भी हो जाएगा CH2OH. कर ये प्राइम राउंड में अवेलेबल नहीं है, तो जब ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म से टेस्ट नहीं करेगा. नो रिएक्शन विद आयोडीन, सो नो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. सही है. पेंटेन ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 2 and 3 डाई ये हो जाएगा आपका CH3 कि ये CH3 CHOH है, यहां से आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये CHOH है, ये आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा. इसका मतलब इस कंपाउंड से भी मुझे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बट व्हाई डी? इसको देख लेते हैं. पेंटीन 2,4 डायोड 1, और मेरे पास जगह नहीं है यार, एक मिनट रुको. ओहो 1 2 3 4 5 2 पर डायोल क्या है और 4 पे 1 2 3 4 और इस पे वैलेंसी सेटिस्फाई करो. सो हैव यू नोटिस्ड ये CH3CHOH ग्रुप है, ये CH3CHOH ग्रुप है. आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो जब आइडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा अलर्ट रहना बहुत. तो ये जो तुम्हारे पास ग्रुप है दिस वन CHOH, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. ये बीच में एक CH2 एज इट इज रहेगा, और ये जो तुम्हारे पास CHOH है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. सो आप नोट कर रहे हैं ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये बीच में R को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला ग्रुप आ गया. सही है. अब सर इस CH3 का क्या होगा? ये येलो प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आइडोफॉर्म के. ठीक है, वो आपसे पूछ नहीं रहा, वो सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है कहां से मिलेगा. तो ये डी से मिल रहा है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि डी से कैसे मिल रहा है. 34 हो गया. 35. Which alcohol
gives only one possible oxidation product when warmed with dilute acidified potassium dichromate 6. ब्यूटेन 1 होल से पहले क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल, और जब हीट अंडर रिफ्लेक्स करोगे तो इट विल टर्न टू ब्यूटानिक एसिड. दैट मींस यहां से दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जबकि एग्जामिनर जो है वो हमसे कह रहे हैं ओनली वन प्रोडक्ट. इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज ब्यूटेन 2 ओल. जब आप इसको K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाओगे इट विल टर्न टू कीटोन, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल विल टर्न टू कीटोन, और कीटोन के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगी मुझे, राइट? सो दिस विल गिव यू ओनली वन प्रोडक्ट, राइट? एंड दैट्स योर आंसर. 2-methyl propane 2-ol is basically tertiary alcohol, और tertiary alcohol में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती. और ये 1-ol which is primary alcohol ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. इसका मतलब इससे मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगी. और डी जो है वो टर्शियल अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, कांट ऑक्सीडाइज. Which compound on reaction with hydrogen cyanide produces a compound with a chiral center? My God. CH3 है आपके पास, COH है आपके पास. अगर आप इसको ट्रीट करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो ऑब्वियसली साइनोहाइड्रिन बनेगा. ऑक्सीजन विल टर्न टू OH. ये H एज इट इज रहेगा और ये CN एज इट इज रहेगा. अब नोट करें इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं. इसका मतलब कार्बन कार्बन है. ये तो पूछा था कि बताओ कार्बन कार्बन कौन सा होगा, तो राइट आंसर इज ए. और ए इसलिए क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. 37. The diagram shows 3 reactions of ethanol. In each case, an excess of ethanol is used. Observations are made after each of the 3 reactions. What are the colors of solution 1 and solid 2 and 3? Okay. So ethanol को जब हम acidified potassium dichromate 6 से reaction करवाते हैं, color changes would be orange to green. ये गलत, ये गलत. When ethanol is treated with alkaline aqueous iodine, obviously yellow precipitate is formed. When ethanol reacts with Fehling solution, obviously red precipitates are formed. यार ये CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट्स होंगे. मैं बता देता हूँ आपको कि ये येलो प्रेसिपिटेट्स क्यों हैं. और ये बनेगा Cu2O, कॉपर 1 ऑक्साइड. अगर आपको याद हो इसके रेड प्रेसिपिटेट्स होते हैं. ये भी गलत, ये भी गलत. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ओके. माय गुडनेस. यहां लिख लीजिए अपनी याद दहानी के लिए कि भाई ग्रीन सोल्यूशन मिलता है. किस चीज का होता है ग्रीन सोल्यूशन? क्रोमियम 3+ आइंस का. इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज. ठीक है. 38. माय गुडनेस. अगेन ये एक नाइट्राइल है और इसका फॉर्मूला ये है. मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आई नो, बट जो मैंने जितना पढ़ा है मैंने उसको ओपन करके लिख दिया अपनी आसानी के लिए. टू फॉर्म अल्कोहल वाई द रिएक्शन सीक्वेंस शोन. ओके, ओके. सो भाई अगर मैं इस नाइट्राइल को एक्वस एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा so obviously nitrile will turn to carboxylic acid.
एंड दैट्स योर कंपाउंड एक्स। इस कंपाउंड एक्स को अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाओगे, विच इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपका Y है। सो नेम ऑफ मॉलिक्यूल X, अरे भाई 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं, तो ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सो बेटा ये प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए, ये कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर है, और डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड सही है बिल्कुल। जो अल्कोहल है आपके पास ऑब्वियसली वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि CH2OH है। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी C। माय गुडनेस, या अल्लाह रहम। The diagram shows a section of an addition polymer. The polymer is made using 2 different monomers. What are the names of the 2 monomers needed to make this polymer? ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन है और ये भी बॉन्ड कंटिन्यूएशन है, पहली तो बात ये है। दूसरी बात, CH3CCl CHCl, इसका मतलब ये एक मोनोमर हो जाएगा, सही है। तो पहले तो इसको लिखता हूं मैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक H और एक Cl है, इस कार्बन के साथ CH3 और Cl है, लिख रहा हूं मैं। इस कार्बन के साथ CH3 है, Cl है, और फिर इस कार्बन के साथ Cl है, NCH3। एंड ऑब्वियसली जो मोनोमर है वो एल्कीन होगा, विच इज वाई बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। कैसे पता चला एल्कीन है भाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा जो पॉलीमर है ये एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड कंटिन्यूएशन आपको मैं दिखा रहा हूँ लेजर से, इस बॉन्ड कंटिन्यूएशन में कोई भी अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर का बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब इट इज एन एडिशन पॉलीमर। एन एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा एल्कीन के थ्रू होती है। इसका मतलब जो मोनोमर है वो आपका एल्कीन होगा, और क्योंकि मोनोमर एल्कीन है, विच इज वाई बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया। ये मैंने अभी एक मोनोमर निकाला, लेकिन इसका नाम देखिए, 1 2 3 4, तो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरो, एंड 4 कार्बन एटम की ब्यूटीन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2-इन। माय गुडनेस, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट 2-इन, ये लिखा हुआ और तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब यही आंसर होगा, और तो कहीं है नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है। लेकिन एक एक मिनट, एक और चीज कंफर्म कर लेते हैं, आप नोट करें। CH3 Cl, ये भी इस कार्बन के साथ CH3 O, एक और, ये देखो, ये दिस इज माय सेकंड मोनोमर। ये दोनों डिफरेंट क्यों है बता देता हूँ। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्लोरीन CH3 है, इस कार्बन के साथ भी क्लोरीन और CH3 है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सही है, दोनों चीजें दोनों सेम है। लेकिन इस कार्बन के साथ एक H एक CH3 है, यहाँ पर एक H और एक, सॉरी, इस कार्बन के साथ एक H एक Cl है, इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है। ओके, सो मैं अब इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ H और CH3 है, उफ, H और CH3 नहीं है, Cl और CH3 है। माय गुडनेस, मैं एक्चुअली सैचुरेट हो रहा हूँ। इट्स बीन 1.5 hour आई एम सिटिंग एंड solving this paper, so I'm getting saturated now. Slowly and gradually. इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। CH3 CH डबल बॉन्ड, आई थिंक सम मिस्टेक। अच्छा ये जो है, ये और ये में ये आप, आई थिंक कोई चीज ओवरलुक हो रही है मुझसे। CH3C, CH3CCl, नहीं, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये मैंने बिल्कुल ठीक निकाला है, आप नोट करें, ये निकल सकता है। इसको देख, अब यार इसमें और इसमें क्या पता है। इसमें और इसमें क्या पता है, ये भी सेम है ये, राइट। होल्ड ऑन, आ जाएगा आंसर, इसको देखो। आई थिंक, एनीवे मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये कार्बन है, इसको लिख रहा हूँ मैं। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसको लिख रहा हूँ मैं। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है बेटे। इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन, एक CH3 है, ये आ गया। इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है ना। वो तो यही रहा। सो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, सही है। ये भी नहीं होगा। Stop. ये बनाया था, लेकिन फिर मेरे ख्याल से मैंने इसको डिलीट कर दिया था, राइट। इसको देखते हैं, मैंने सही बनाया था मेरे ख्याल से वो। ओके, तो इस कार्बन के साथ एक Cl और एक H है, इस कार्बन के साथ एक Cl और एक H है, इस कार्बन के साथ CH3Cl है, ये आ गया CH3Cl, और बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। सो नोट करें, ये 1 2 3 कार्बन एटम है, तो ये प्रोटीन हो गया। और 1 2 3 कार्बन एटम है, तो प्रोटीन हो गया।
1 2 3 कार्बन एटम प्रोटीन हो गया, तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन। ओ माय गुडनेस, दैट्स सो इजी। लेकिन मैंने ये लिखा हुआ था, मैंने सही लिखा हुआ था, लेकिन मैं इसको लिख यहाँ गलत था। सही है, रीड गलत कर रहा था। एनीवे, सो क्लोरोप्रोपीन कहाँ पर है जनाब? क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोप्रो 1 2, तो 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन यहाँ है, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपीन यहाँ है, क्लोरोप्रोपीन यहाँ है, क्लोरोप्रोपीन यहाँ है, क्लोरोप्रोपीन यहाँ है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी 1 2 3। माय बैड, ये भी माय बैड। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन गाइस। इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, और उसका मोनोमर मैंने ये लिखा है। सही है, विच इज वाई मुझसे मिस्टेक हो रही थी मुसलसल। मैंने इसको रीड ही गलत किया है, ठीक है, एंड दैट्स माय मिस्टेक, हॉरिबल मिस्टेक आई हैव डन। ये भी तो हो सकता है, ये देखो अब सही आएगा। इसको हटाओ यहाँ से, माय गुडनेस। ये क्या बनेगा आपके पास? ये कार्बन, माय बैड, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3H है, इस कार्बन के साथ CH3Cl है, बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। या सो ये 1 2 3 4 कार्बन एटम है, सो ये हो जाएगा 2 chlorobutyene। मेक सेंस नाउ? 2 chlorobutyene, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, एंड 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए। माय गुडनेस, oh my goodness, 39, बहुत टाइम ले गया। 40, the diagram shows the mass spectrum of a sample of chlorine. P, W, X, Y and Z are labeled. Okay, by the way, ये मैंने आपको करवाया था क्लास में कि अगर मास स्पेक्ट्रम क्लोरीन का है सो आपके पास टोटल 5 पीक्स होंगी। और आप नोट करें, इस स्पेक्ट्रम में आपके पास 5 पीक्स हैं, राइट? 1 2 3 4 5। ओके, पीक्स की एनालिसिस करनी तो बनती है बॉस यहाँ पर। अच्छा देखिएगा जरा, ये V है, ओहो ये V है, माय बैड, ये V है, ये W है। अगर आप नोट करें, ये तकरीबन इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो ये 3 मोल है और ये 1 मोल है, इसका मतलब V और W के दरमियान 3:1 का रेशो है। सही है, X, Y एंड Z अगर आप नोट करें, ये आपकी मॉलिक्यूलर आइन पीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें 2 यूनिट्स की एडिशन हो गई है, इसलिए M+2 पीक हो गई है। और ये 4 यूनिट्स की एडिशन की वजह से M+4 पीक हो गई है। और मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि M+2 और M+4 पीक उसी वक्त अवेलेबल होंगी जब मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होंगे। इसका मतलब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिलेटेड है स्पेक्ट्रम, क्योंकि 2 क्लोरीन है। सही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन पीक का जो मास है वो 70 है, और वो 70 इसलिए आया होगा क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और ये दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो 35 होंगे। M+2 पीक ये भी क्लोरीन मॉलिक्यूल की होगी, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक आइसोटोप 35 का होगा और एक आइसोटोप 37 का, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज भी होगा। M+4 पीक में क्या होगा? होगा तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ही, बट दोनों क्लोरीन जो है वो 37 के होंगे, और ये प्लस होगा, राइट? एक चीज और नोट करें, मैंने आपको क्लास में कहा था कि यार जब
2 क्लोरीन एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, जस्ट लाइक इन दिस केस, तो मॉलिक्यूलर आयन P मैं लिख रहा हूं यहां पर, हाँ, मॉलिक्यूलर आयन P M+2P और M+4P के दरमियान राइन रेशो 6:1 होगा। और ये एग्जैक्ट रेशो एग्जामिनर ने ये दिया है, ये 9 है, ये 6 है और ये 1 है, तो ये रेशो बन रहा है यहां पर 9, 6 and 1। गॉट इट? समझ में आया कि किस तरह से ये एनालिसिस हुई भी है। अच्छा, एक चीज और, M+2P का मास कितना है भाई? 72। और M+4P का मास कितना है भाई? 74। ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये 70 है तो 2 यूनिट्स की वजह से 74, 4 यूनिट्स की वजह से 74, आई मीन 2 यूनिट्स की वजह से 72, 4 यूनिट्स की वजह से 74। ओके, which statement about this spectrum is correct? The relative atomic mass of chlorine can be calculated from the abundances of the value 2 to 5। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये आपके पास 3:1 का रेशो है, तो मैंने क्लास में बताया था ना आपको, AR equals to, इसका आइसोटोप का मास कितना है? 35, इसकी अबंडेंस है 3, इस आइसोटोप का मास कितना है? 37, इसकी अबंडेंस है 1, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस विच इज 4, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 35.5। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, 37 ग्राम ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीक Z कंटेन दिस मच मॉलिक्यूल। यार Z जो है उसका मास कितना है? इस Z का मास है 74 और 37 इसका मास गिवन है। सो मैं सबसे पहले मोल्स निकालता हूं Z के। सो मुझे इसके मोल्स कितने मिलेंगे? 37 डिवाइडेड बाय 74 इज गोइंग टू बी 0.5। सो 1 मोल में हमारे पास 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर 0.5 मोल्स होंगे तो क्या होगा? तो अगर जाहिर बात है ये हाफ हुआ यहां से यहां, तो ये भी हाफ हो जाएगी वैल्यू। कोई बात नहीं, इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 इज गोइंग टू बी 3.01 into 10 to the power 23 molecules। सो सही बात है, 37 ग्राम में मुझे 3.01 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ये भी सही है। Excuse me। Statement 3, the relative molecular mass of chlorine can be calculated from the abundances of the mass to charge ratio of peak X, Y and Z। यार इन सब की जो abundances हैं, यानी एग्जामिनर कह रहे हैं वी कैन फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses of X, Y and Z। सो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिए, 72, 74, 70, मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू यहां से देख के सही है ना। ये 70 है, ये 71, ये 72, ये 73, ये 74, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि हमने मास तो मास टू चार्ज MR जो है वो मास टू चार्ज रेशियो की वजह से डिटरमिन किए हैं। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, एंड दैट्स द एंड ऑफ द पेपर। थैंक यू वेरी मच गाइस।